चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जो अपना अभी तो क्या चल रहा है, ब्लड ही चल रहा है। अभी तो क्या चल रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही चल रहा है पूरा पूरा। अब तक हम बात कर चुके हैं, इससे पहले हमारे पास क्या है, ब्लड पार्ट 2 चल रहा है। ब्लड पार्ट 2 में हम एंटीजन, एंटीबॉडी, इनके बारे में बात कर चुके हैं। ब्लड डोनेशन चार्ट निकाल चुके हैं 1901 की स्टडी के अकॉर्डिंग, 1940 स्टडी के अकॉर्डिंग। अब अपने पास क्या है, एक आता है अब नॉर्मल मैरिड कपल। ये क्वेश्चन ही ऐसे ही आता है, असमजात विवाहित जोड़ा या असामान्य विवाहित जोड़ा, इस फॉर्म में ही आता है ये, ठीक है। अब ये मैरिड जोड़े वाली ये बात हुई है, कैसे हुई है देखो, थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अब देखो क्या होता है, मैरिड कपल में एक होता है मेल, एक मेल कैंडिडेट है, एक फीमेल कैंडिडेट है, यानी एक पुरुष है और एक क्या है, महिला है। अब इनके अंदर देखो क्या है, जब पुरुष और महिला शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाने के बाद में क्या है, स्पर्म छूटने के बाद वैजिना के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यानी क्या फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बच्चे का जन्म होता है। तो कहने का मतलब यहां मेल यानी पुरुष एज ए डोनर काम कर रहा है और महिला एज ए रिसेप्टर काम कर रही है, वही वाली बेड वाली बात के हिसाब से, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्या है, पुरुष जो बच्चा पैदा होगा वो किसके गर्भ में होता है, तो किसके गर्भ में होता है, ये महिला के गर्भ में बच्चा पैदा होता है। यानी टोटल जो बच्चे के साथ में जो शेयर होता है वो क्या, खाने का, पीने का, ब्लड शेयरिंग, ये सब क्या मदर करती है। तो यहां मदर को हम क्या है, एज ए रिसेप्टर यूज कर लेते हैं और फादर को एज ए डोनर यूज कर लेते हैं। ऐसा है नहीं, परंतु मान लेते हैं हमें आसानी से समझने के लिए, ठीक है। इनको हमने क्या है, एज ए रिसीवर यूज कर लिया है, ठीक है। इनको एज ए डोनर यूज कर लिया है, परंतु ये केस में किसमें, स्पर्म के केस में, ठीक है। अब क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें भी वही वाली बात है कि 2 बेड के 3 लोगों की जगह हैं, 2 बेड वाले लोग क्या है, 2 गेस्ट आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 गेस्ट आते हैं तो दिक्कत होगी, ये वाली बात है, सेम एज इट इज। अब देखो जो डोनर है, जो मेल है, अगर वो है RH पॉजिटिव, वो क्या है, RH पॉजिटिव, वो है RH पॉजिटिव, तो ये देखो डोनर के पास कितने यहां पे प्रोटीन है, 3। रिसीवर फीमेल भी है RH पॉजिटिव, तो यहां पर कोई दिक्कत होगी नहीं, 3 ही यहां से क्या है, प्रोटीन यहां पर है, 3 की यहां पे जगह, यानी दोनों के प्रोटीन्स इक्वल हैं। और जाने वाला कौन सा होगा, मेल अपने स्पर्म के थ्रू भेजता है, या मेल जो है क्या है, डोनर है, तो डोनर रिसीवर के पास 3 की ही जगह है और डोनर 3 ही यहां पे प्रोटीन भेज रहा है। तो ये कैसा मैरिड कपल होगा, नॉर्मल। ये कैसा होगा, नॉर्मल, यानी सामान्य होगा ये। अब क्या है, अगर पुरुष RH नेगेटिव हो, RH नेगेटिव हो, महिला RH पॉजिटिव हो, तो RH नेगेटिव डोनर के पास कितने प्रोटीन है भेजने के लिए, 2। रिसीवर के पास कितनी जगह है, 3 की, तो ये भी नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला भी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ये भी क्या है, नॉर्मल मैरिड कपल कहलाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि अगर मेल है RH पॉजिटिव और फीमेल है RH नेगेटिव, तो यहां देखिए, यहां डोनर के पास 3 प्रोटीन भेजने के लिए, परंतु नेगेटिव लिखना है यहां पर, डोनर के पास 3 प्रोटीन भेजने के लिए, परंतु रिसीवर के पास 2 ही प्रोटीन की जगह है, तो ये क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल असामान्य होगा। और अगर ये क्या है, पुरुष भी RH नेगेटिव है और महिला भी RH नेगेटिव है, तो 2 ही प्रोटीन भेजने के लिए है, 2 की ही वहां पे जगह है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल। अगर बात समझ नहीं आई तो मैं यहां बता देता हूं, देखो फिर से बताता हूं। पुरुष एज ए डोनर काम कर रहा है, जो बच्चे का जन्म, पालन पोषण होना है वो क्या है, मदर की साइड में होना है, तो मदर एज ए रिसीवर काम कर रही है वहां पर। अब देखो क्या है कि अगर RH पॉजिटिव ब्लड है फादर का और मदर का भी RH पॉजिटिव है, फीमेल का भी, तो दोनों में क्या है, 3-3 प्रोटीन की जगह नॉर्मल, 2 हैं और 3 की जगह नॉर्मल। 3 प्रोटीन भेजने के लिए 2 प्रोटीन वहां पर, 2 प्रोटीन की जगह है या 2 का स्पेस है, 2 ही उनके लिए हैं, तो ये हुआ अब नॉर्मल। और 2-2 है तो ये हुआ नॉर्मल। लास्ट वाला भी क्या है, ये नॉर्मल है। तो अब नॉर्मल मैरिड कपल कौन सा होगा, मैं और डिटेल में बताऊंगा, पहले मैं आंसर बताता हूं। RH पॉजिटिव पुरुष का होना और RH नेगेटिव महिला का होना एक असामान्य कपल है, एक असामान्य क्या है, वैवाहिक जोड़ा है। अब ये कैसे हुआ, ऐसे तो हमने देखे हैं जी, बहुत सारे हैं। बात ये अब नॉर्मल इसलिए बोला जाता है, अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेल और फीमेल पे, मैरिड कपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, मान लो RH पॉजिटिव पुरुष है, RH नेगेटिव महिला है,
अब RH पॉजिटिव पुरुष से क्या है, RH नेगेटिव महिला, इन दोनों ने क्या है एक दूसरे के साथ क्रॉस किया, सेक्स किया, उससे क्या होता है स्पर्म वगैरह छूटते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होकर के क्या बनता है, बच्चा बनता है। और बच्चे का क्या होता है, टोटल क्या मदर के वूम में यानी मदर के क्या है गर्भाशय में रहता है और प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, मदर के साथ क्या है ब्लड भी शेयर करता है, मदर ही क्या करती है अपनी ऑक्सीजन भी शेयर करती है, उसके साथ अपना भोजन भी शेयर करती है, ठीक है। अब हुआ क्या, अगर दोनों के क्रॉस से RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है तो इनके क्रॉस से क्या है, अगर बच्चा RH पॉजिटिव हुआ यानी 3 प्रोटीन वाला हुआ, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हुआ, और मदर क्या है RH नेगेटिव है, मदर में कितने प्रोटीन है, 2 प्रोटीन है, बच्चे में कितने प्रोटीन है, 3 प्रोटीन है। तो जो मदर है, मेन कौन बॉडी है वहां पर, मदर है, उसके पेट में क्या है, बच्चा है। जब पेट में बच्चा है उसके पास 3 प्रोटीन है और मदर में खुद में 2 प्रोटीन है, तो जब वो ब्लड शेयर करेंगे तो उनके ब्लड में, मदर के ब्लड में एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मदर के लिए वो जो तीसरा प्रोटीन है वो एक फोरिजन सेल है, RH फैक्टर उसके लिए क्या है, एक फोरिजन सेल है, ठीक है। अब फोरिजन सेल की वजह से मदर के क्या है वूम में या ब्लड के अंदर क्या है एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी, यानी प्रतिरक्षी जनरेट हो जाएगी। पहला बच्चे के कारण तो वो सिर्फ जनरेट हुई, बच्चा हो गया नॉर्मल। अगर अगली बार वो क्या करेंगे, उनका बच्चा क्या फिर से वो क्रॉस करते हैं, सेम प्रोसेस होता है और मदर के वूम में बच्चा पैदा होता है। अगर भविष्य में कभी भी बच्चा RH पॉजिटिव दोबारा हो गया, RH नेगेटिव बच्चा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, RH पॉजिटिव बच्चा दोबारा अगर वूम में बन गया, तब वो जो पहले एंटीबॉडी जो बन रखी थी मदर के लिए, मदर के जो क्या है वहां पर ब्लड के अंदर है, वो उस बच्चे की RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी। एक बार माफ कर दिया था उससे, पहली बार जब वो RH पॉजिटिव बना था तब तो वो सही सलामत पैदा हो गया। दूसरा बच्चा जब भी RH नेगेटिव हुआ, मान लो दूसरा, तो नॉर्मल हो गया, क्यों, 2 ही प्रोटीन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा भी RH नेगेटिव हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चौथा बच्चा हुआ जो RH पॉजिटिव हो गया, उसका ब्लड ग्रुप है, तो अब हुआ क्या, फिर जो मदर की जो RH पॉजिटिव के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हो रखी थी पहले बच्चे के रूप में सामने, वो क्या करेगी, उस नए वाले बच्चे को क्या करेगी, उसकी RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, बच्चा मर जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटोसिस, जो क्या है यानी भ्रूण के अंदर ही बच्चे, क्या गर्भ के अंदर ही बच्चे की हत्या हो जाना, गर्भ के अंदर ही बच्चे की हत्या हो जाना। ऐसा बच्चा क्या होगा, मृत्यु यानी क्या, मरा हुआ पैदा होगा, उसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा अपने आप ही, RBC उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए इसे क्या बुलाता है, RH पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या नॉर्मल बुलाता है। अब देखो ये तो सेम है, किसी को डाउट नहीं है, ये भी सेम इक्वल वाले हैं, सेम है, कोई डाउट नहीं है। कहेंगे इसमें बताओ, इसमें भाई अगर देखो पिता की तरफ से डोनेट किए गए 2 और मदर के पास ऑलरेडी 3 है, चाहे बच्चा RH नेगेटिव हो चाहे बच्चा RH पॉजिटिव हो। नेगेटिव है तो 2 प्रोटीन है, मदर के पास कितने की जगह 3 की, पॉजिटिव है 3 प्रोटीन है, मदर के पास भी कितने की जगह 3 की, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों में देखो मदर के पास भी 3 प्रोटीन की जगह है और क्या फादर के पास भी 3 प्रोटीन भेजे गए हैं, 3 प्रोटीन वाला बच्चा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ध्यान रखें इसी प्रकार से होता है, जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं तो उनकी होने वाली संतान भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की रहती है। आपने देखा होगा O नेगेटिव मदर, O नेगेटिव फादर, तो बच्चे भी सारे के सारे O नेगेटिव हो गए, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये क्या अपने पास अब नॉर्मल मैरिड कपल फाइंड करना है, ये वाला है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार पीछे ले जाकर के फिर से देख लें, देखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बनता है, फटाफट नोट करो इसको। आइए आगे और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्गों में वंशानुगति के बारे में। बात समझ नहीं आई होगी अभी तक, आएगी। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बताया किसने था, 1924 में साइंटिस्ट थे बैरिन, साइंटिस्ट क्या थे, बैरेनस्टीन जो थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ब्लड को इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में क्या डिवाइड किया। अब ये है क्या, ये बात सुनो। एक्चुअल में इसे कहते हैं इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति, यानी आगे जो ब्लड जाएगा वो क्या जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे कि फादर और मदर यानी मेल और फीमेल जो क्या मैरिड कपल है उनका ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप से वो क्या है, जब उनका ब्लड ग्रुप है वो क्रॉस करेंगे, उनके फर्टिलाइजेशन बच्चे होंगे, तो बच्चे जो होंगे आगे वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप के होने की संभावना है और कौन से के न होने की संभावना है, ये बात कही जा रही है यहां पर। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से समझना, पहले नोट कुछ नहीं करना है, पहले 1 बाय 1 समझना है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, 2-3 बार रिपीट करूंगा ये मैं आपको, और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा इसमें।
अब देखो क्रॉस की बात की जाए तो उसमें मान लो कि मेल और फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप ही ए है। ये नहीं देखना कि पहले फादर का बाद मदर का, कोई मतलब नहीं, दोनों में से किसी का एक होगा किसी का दूसरा होगा या दोनों का सेम होगा, इससे मतलब नहीं फादर का कौन सा है मदर का कौन सा, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ उन दोनों का ब्लड ग्रुप, चाहे आगे पीछे किसी का भी लिखें, उसके बाद आप अपने फैमिली में अपने मम्मी पापा का देख करके आप अपने आप का जज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर किसी भी मेल या फीमेल में से एक का ब्लड ग्रुप ए और दूसरे का बी क्या है, बी है, और उनके बीच क्रॉस होता है, यानी वो मैरिड कपल है, संबंध बनते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे तो उनका जो होने की संभावना, देखो ये पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा है, इसमें कुछ असम्पशन अपवाद भी निकल करके आए हुए हैं पॉसिबिलिटी में, आंसर भी पॉसिबिलिटी में पूछे एग्जामिनर भी, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो होने वाले बच्चा जो होगा उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है। अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, जब सेम टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, जब सेम टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं तो उनमें से क्या है, एक ओ बनेगा और एक वो खुद बनेगा, परंतु इसमें भी मैं आगे जाकर के इस बात को भी क्या गलत साबित करूंगा, पर तो आप इतना याद रखना है फिलहाल, सेम टाइप के ब्लड ग्रुप में एक तो ए बनेगा और एक क्या बनेगा, सॉरी एक तो खुद बनेगा, एक क्या बनेगा, ओ बनेगा। और जब जिस किसी के साथ में भी ओ आ जाए, जिस किसी के साथ में भी ओ आ जाए तो वो ओ तो बनेगा ही बनेगा और एक वो खुद बन जाएगा जिसके साथ में आया है, ठीक है। तीसरी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसके साथ में ए बी आ जाए, ए बी इकट्ठे वाला ए बी आ जाए तो क्या है, ए जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं वो सब ब्लड ग्रुप बना देगा, ए बी और ए बी बना देगा। अब देखो इस बात को नहीं समझा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब समझो यहां पर तो पॉसिबल ये है तो ब्लड ग्रुप तो 4 ही है, नॉट पॉसिबल में कौन से आएंगे, बी नहीं हो सकता और कौन सा नहीं हो सकता उसका, ए भी नहीं हो सकता। अब क्या है, एक को फिक्स कर लो, एक हमने ए रख लिया और एक हमने बी रख लिया, उनमें से माता और पिता में से एक का ए और एक का बी है, किसी का कोई सा है, मम्मी पापा जो किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी अपने आप में क्या है, एक जब भी ए और बी एक साथ आते हैं तो इनसे क्या बनते हैं, सारे ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, ए बनेगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा, नॉट पॉसिबल में हमारे पास ब्लैंक रहेगा। जब दोनों इंडिविजुअल आ जाए एक साथ तो क्या होगा, ए और बी तो ये है कि मेन एंटीजन ए और एंटीजन बी पे ही तो बात है यहां पर, अगर वो दोनों ही है तो वो क्या करेंगे, पूरे के पूरे ही बना देंगे यहां पर। अब एक के साथ ए आ गया, एक के साथ बी आ गया, तो एक के साथ में अब ए बी ले आओ, तो मैंने बताया था कि जहां ए बी आ जाए वहां ए बी लेकर के आओ, बी भी लेकर के आओ और ए बी भी लेकर के आओ, तीनों लेकर के आओ। ए बी में आता क्या है, ए बी आता है, बी भी आता है और ए बी दोनों ही आते हैं। तो ए के साथ में ए बी आया तो इससे ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है बच्चे का, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, परंतु वो कौन सा नहीं सकता, ओ। एक चीज का ध्यान और रखना, जो ए बी है ना, ए बी का रिजल्ट अगर ओ के साथ है, ए बी और ओ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी है, बहुत बड़े दुश्मन है। कैसे, ओ में तो कोई भी एंटीजन नहीं है, एच एंटीजन तो बाद की बात है, ए बी में दोनों एंटीजन है, तो ओ कहता है कि तेरे को तो दोनों एंटीजन दे दिए और ए बी कहता है तेरे को तो दोनों एंटीबॉडी दे दिए, तो हमेशा दुश्मनी चलती रहती है। तो ए बी और ओ इस एक जगह को छोड़ करके साथ नहीं आ रहे, ठीक है, इस प्रकार से अपने पास। अब अगर क्या एक ए है, एक ए है, एक बी है, एक ए और एक ए बी है, अब एक ए हो और एक ओ हो, तो जिसके साथ ओ आ जाए तो वो खुद ही क्या है, ए और ओ आ जाएंगे, तो कौन सा नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए बी नहीं होगा। अब ए वाले तो 4 कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी और बी दोनों देखो, दोनों सेम टाइप के आते थे, एक क्या है, खुद आता है, एक बी आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, ओ आएगा, तो कौन सा नहीं आ सकता, ए नहीं आ सकता और ए बी नहीं आ सकता। अब बी के साथ ए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी के साथ ए आ रखा है, बी के साथ ए बी करो, और जहां भी ए बी आता है तो कौन कौन से लेके आता है, वो ए भी लेकर के आता है, बी भी लेकर के आता है और ए बी भी लेकर के आता है, परंतु कौन सा नहीं लेके आता, ओ नहीं लेके आता। अब बी के साथ में क्या है, ओ को बनाते हैं, तो बी और ओ आए हैं तो बी आएगा, बी और ओ भी आएगा, तो कौन सा नहीं आएगा, ए नहीं आएगा और ए बी नहीं होगा पॉसिबल। अब बी के 3 हो गए, अब 4 क्यों नहीं हुए जी, 4 तो बी इंटू ए तो पहले ही आस्का, उसको रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं, बी इंटू ए करें या ए इंटू बी, आंसर तो सेम ही आएगा वहां पर, तो इसलिए उसको नहीं लाना। अब अपने पास क्या है, अब बचा ए बी, अब क्या है, ए बी इंटू में अब क्या है, ए बी के साथ में ए लाओ, आ रखा है जी, ए बी के साथ में ए बी के साथ में बी लाओ, ए बी के साथ में बी आ रखा है जी, ए बी के साथ में ए बी लाओ, हाँ जी, ए बी के साथ में ए बी लाओ। अब यहां से एक बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस होता है,
ए बी के साथ में ए बी लेकर के आओ। जब भी क्या होता है ए बी के साथ में ए बी लेकर के आते हैं हम यहां पर, तो ये भी क्या करेगा, याद करो जैसे भी हमने ए बी में सीखा, जब ए बी आया तो इसमें क्या आएगा, ए बी आएगा, बी भी आएगा और ए बी भी आएगा। तो जहां आपको ए बी नजर आ जाए, चाहे वो दोनों ए बी हो या एक ए बी हो, तो उनमें से ए बी और ए बी आएंगे ही आएंगे। तो और क्या लाए जी, ए बी के साथ में आप एक काम करो, ओ लेकर के आओ। ये दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन हैं, एक दूसरे के पक्के वाले दुश्मन है। और पक्के वाले दुश्मन एक साथ जब आएंगे, देखो क्या होता है, जब दो दोस्त है ना, जब दो दोस्तों में एक दूसरे के साथ अनबन होती है और बैट लगाने की बात आती है कि 100 रुपए की शर्त लगानी है, हमें शर्त लगानी है 100 रुपए की, ठीक है। वो कहता ला जमा करवा 100 रुपए, सामने वाला कहता नहीं मेरे को करवा, वो कहते हैं हम एक दूसरे को नहीं करवाएंगे, मुझे तुझ पे भरोसा नहीं, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं। एक काम करें, तीसरे आदमी को दे देते हैं पैसे। तो ओ और ए बी दोनों दुश्मन है पक्के वाले, तो ना तो ए बी जो ओ को आने देगा, ना ओ ए बी को आने देगा, तो इसके बाद बचे हुए कौन से, ए और बी आएंगे। तो ये कहेगा भाई ना तेरे आ रहे ना मेरे आ रहे, तो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है। तो कौन कौन सा नहीं होगा, ए बी नहीं होगा और ओ नहीं होगा, ए बी नहीं होगा और ओ नहीं होगा। और लास्ट जो है कि मैं यहां इधर लिख देता हूं, लास्ट अपने पास कौन सा बचा, O इंटू में O से क्या आएगा, O ही पॉसिबल है, और नॉट पॉसिबल में कौन से, A B और A B पॉसिबल नहीं है। तो ये देखो बहुत ही आसान है अगर आप इसको याद करें तो, और अगर इनको सीखे तो, वरना क्या है, रटना तो बहुत मुश्किल है इसको। अब देखो फिर से रिपीट करवाता हूं, अगर देखो सेम टाइप के दोनों आते हैं, तो एक तो वो O को लेकर के आते हैं और एक वो खुद आते हैं। तो सेम टाइप के देखो यहां पे दोनों आगे O आगे, अगर दोनों सेम टाइप के O आगे, एक तो O को लेके आएंगे, एक खुद को लेके आएंगे, तो O भी वही है और खुद भी वही है। तो यहां पे क्या है, O बनेगा, A B और A B नहीं बनेंगे, A B और A B नोट पॉसिबल है। ये क्या है, नॉट पॉसिबल वाले हैं, और ये क्या है, पॉसिबल वाले हैं। ए आ गया सेम टाइप के आगे, एक तो ओ को लेकर के आएगा और एक खुद आएगा, ए और ओ आ गया। बी आ गया तो एक तो ओ को लेकर के आएगा और एक खुद आएगा। ए बी आ गया तो मैंने बोला कि ए बी वाला केस अलग है, ए बी और ए बी ओ वाला केस अलग ही है। वो एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं, और पक्के दुश्मन क्या करते हैं, उनका हिसाब किताब अलग ही रहता है। तो इन दोनों का हिसाब किताब अलग ही है। देखो ए बी और ए बी ओ का हिसाब किताब अलग ही है, ये वाला अपना अलग ही रखते हैं। ये इनको छोड़कर कहीं भी देख लो ट्रिक फेल नहीं हो रही है। अब दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने ये सीखा कि जिसके साथ ए बी आ जाए, जिसके साथ में ए बी आ जाए, सिर्फ किसके, अपने दुश्मन के साथ छोड़ करके, अपने दुश्मन को छोड़ करके जिसके साथ भी ए बी आ जाए, तो वो क्या लेकर के आएगा, ए बी लेके आएगा, बी भी लेकर के आएगा और ए बी भी लेके आएगा। देखो यहां ए बी आया ए के साथ, तो ए बी लेके आया, बी भी लेके आया, ए बी भी लेके आया। यहां ए बी आया बी के साथ, यहां ए के साथ आया, यहां बी के साथ, ये ए भी लाया, बी भी लाया और ए बी भी लाया। यहां ए बी आया ए बी के साथ, तो ए भी लाया, बी भी लाया और ए बी भी लाया। परंतु ए बी आया ओ के साथ, अपने दुश्मन के साथ, तो दुश्मन में ना तेरी ना मेरी चलेगी तीसरे व्यक्ति की। तो तीसरे व्यक्ति क्या है, ना तो यहां ओ आने दिया, ना यहां पर ए बी आने दिया, आया क्या, ए आया और बी आया, ए आया और बी आया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, जिसके साथ भी O मल्टीप्लाई हो रखा हो, तो एक तो वो खुद O आता है और एक अपने साथ वाले को भी लाता है जो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रखा है, परंतु दुश्मन के साथ नहीं। तो यहां देखो अपने पास, यहां देखें तो O किसके साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, O किसके साथ है, A के साथ। तो एक तो O खुद आया और एक अपने साथ वाले को भी लेके आया, एक तो O खुद चला गया, एक साथ वाले को लेके चला गया। यहां देखो O अपने पास क्या है, यहां देखें ओ को, तो एक खुद ओ आया और एक अपने साथ वाले को ले आया, परंतु यहां तो दुश्मनी वाली बात है भाई, यहां दुश्मनी वाली बात है तो अलग आए। पर तो यहां देखो ओ के साथ ओ आ रखा है, तो एक खुद आया और दूसरे को भी लेके आया, दोनों ही क्या है, ओ है। तो इस चीज का ध्यान रखें, इन दो केस को सही से नोट कर लें। और बाकी, और मेन तो इसमें देखा जाए तो एक ही केस है ए बी और ओ वाला, इसमें ए और बी आएगा, बाकी ये इनहेरिटेंस ऑफ पॉसिबिलिटी है। अब आपको चेक कैसे करना है, आप अपने पापा का ब्लड ग्रुप पूछना, अपना मम्मा का ब्लड ग्रुप पूछना। लेट्स सपोज आपके पापा का या मम्मा का ब्लड ग्रुप ये वाला बन जाता है, कौन सा है, मान लो कि आपके पापा का भी बी है और आपकी मम्मी का भी बी है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, आपके पापा की भी और मम्मी का भी है, तो आपका या तो ब्लड ग्रुप बी होगा या क्या होगा, ओ होगा। ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ये लगभग 99% तक राइट रहती है। पर तो कभी कभी मैं क्या करता हूं, 100-150 बच्चों की क्लास में पूछता हूं, तो उनमें से 5 या 10 एक्सेप्शन निकल आते हैं, अपवाद निकल आते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, यहां इसीलिए बोला गया पॉसिबिलिटी, संभावना बोला गया, 100% ट्रूथ नहीं बोला गया कि 100% ही राइट है। ये इस बात का ध्यान रखें। तो इससे इस प्रकार चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप में से किसी का क्या ब्लड ग्रुप, आपके मम्मी का भी ब्लड ग्रुप ए और आपके
पापा की ब्लड ग्रुप ए है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा या फिर ओ होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है और पापा का ओ है, या ओ मम्मी का है ए बी पापा का है, यानी उन दोनों का मम्मी पापा का ए बी और ओ है तो आपका बी ए होगा या फिर बी होगा। ये 99.99% तक तो सही होते हैं, परंतु अगर ऐसा किसी का मैच नहीं होता है तो इसमें ना तो आप मुझे दोष दे सकते हैं कि सर ने गलत पढ़ाया होगा, ये साइंटिफिक फॉर्म में इनको क्या है देखा गया है, इनको क्या है चेक किया, एक्सपेरिमेंट करके किए गए हैं तो उनमें अधिकतर क्या है यही पाया गया, तो इसे इसीलिए क्या पॉसिबिलिटी दे दिया गया, इसलिए नाम यहां पे पॉसिबिलिटी बोला गया। और जो नॉट पॉसिबल है वो इस फॉर्म में है। यहां तक बात क्लियर रही? बड़े ध्यान से एक बार अगर ये समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे ले जाकर के फिर से देखें। जब तक समझ नहीं आता है तो रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और देखो यहां देखो ए और बी दोनों अलग अलग ही हैं दोनों, तो ए और बी तो हमारे पास जो कुछ भी है बेस ही ए और बी है, क्योंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी है इंडिविजुअल, तो उनसे तो सारे ही बनेंगे, ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा और ओ भी बनेगा। तो फटाफट इसको नोट करें फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलो आ जाओ, अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप वाला जो था इसके बेस पे। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। द ब्लड ग्रुप ऑफ ए मैरिड कपल इज ए एंड ए बी। एक शादीशुदा जोड़ा है जिसका जो क्या है रक्त का वर्ग जो है या जो ब्लड का ग्रुप जो है वो ए और ए बी है, यानी एक शादीशुदा जोड़ा है, हस्बैंड वाइफ है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है ए और ए बी है। और उनके क्या है दो बच्चे हैं, दे हैव 2 चिल्ड्रंस, उनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को वो क्या कर लेते हैं गोद ले लेते हैं, एक बच्चे को और क्या है गोद ले लेते हैं। अब बच्चे हो गए 3, 2 उनके अपने और एक क्या है गोद लिया हुआ बच्चा। एंड देयर ओ बी एंड ए बी, ओ बी एंड ए, सॉरी ओ बी एंड ए इन द ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो एक का तो है ओ, एक का है बी और एक का है ए, तीनों में से 2 अपने और एक गोद लिया है, तीनों का ब्लड ग्रुप क्या है ओ बी और ए बी है। पर जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में लिखा उसी आधार पर है, पता नहीं किसका कौन सा है, हमें ये नहीं पता अभी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि उनमें से जो गोद लिया बच्चा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है इसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के अंदर। तो अब देखो हमने इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप में सीखा है कि कपल कैसा है ए और ए बी वाला। तो याद करो ए इंटू में ए बी, तो हमने एक चीज सीखी थी भाई, जहां ए बी आ जाए सिर्फ दुश्मन को छोड़ करके, इसका दुश्मन कौन है ए बी का, और ओ का कौन है ए बी, तो जहां ए बी आ जाए तो वो तीनों लेकर के आएगा, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, ये तीनों इसके बच्चे हो सकते हैं। ये इसके ब्लड ग्रुप से ए इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल कौन सा है, नॉट पॉसिबल है ओ नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ओ ही होगा। क्यों, इस मैरिड कपल से जो बच्चे पैदा होंगे या तो उनका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा, परंतु ओ नहीं होगा। तो यहां लिखा हुआ है एक बी लिखा हुआ है एक ए लिखा हुआ है, हो सकता है कि इसका बच्चा ए भी होने की, देखो ए बी से क्या है ए बच्चा होने की भी संभावना है, बी भी होने की संभावना है, परंतु ओ तो इनका है ही नहीं। तो इसका मतलब जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ ओ, क्योंकि ओ तो इनके किसी भी बच्चे में नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पर तो हम बात यहां पे शॉर्टी की बात करें, जिसके आधार पे पूछे उसके आधार पे ओ तो हो ही नहीं सकता। तो ए भी हो सकता है, ए होने की संभावना। आप कोई बोलेगा जी ए क्यों नहीं हो सकता है उनका उसका ये वो, देखो भी ए उसके बच्चे का होगा, ए के बच्चे उसके बच्चे का ए भी हो सकता है, उसके बच्चे का बी भी हो सकता है, पर तो उसके बच्चे का ओ तो नहीं हो सकता। तो ए और बी उसके बच्चे के हो सकते हैं, पर तो ओ उनके खुद के बच्चों के नहीं हो सकते। तो अडॉप्टेड चाइल्ड का क्या होगा ओ होगा, क्या होगा ओ होगा। तो आंसर क्या है ओ। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट इसको क्वेश्चन को नोट करें। हिंदी वालों के लिए फिर से बता देता हूं, साइड में हटके बोल देता हूं और चलती वीडियो में फिर देख लेना। अब देखो इसमें लिखा है कि एक, हिंदी वाला लिख लीजिए, एक शादीशुदा जोड़ा जिसका ब्लड ग्रुप ए व ए बी है, उनके 2 बच्चे हैं, वह एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, वह एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। उन बच्चों का ब्लड ग्रुप
O, B व A है, O, B व A है, तो बताइए गोद लिए हुए बच्चे का इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो बताइए गोद लिए हुए बच्चे का इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाओं का सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, कार्य क्या है अगर ये पूछा जाए तो। ब्लड वेसल्स है, इनका काम है ब्लड को क्या है, यानी रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, यानी इनमें क्या ब्लड फ्लो करते हैं, इनमें क्या ब्लड फ्लो करता है, यानी इनमें रक्त बहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है। तो रक्त नलिकाओं का कार्य क्या है, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, नंबर 1 काम। नंबर 2 काम क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमने खाया था भोजन डाइजेशन चैप्टर में, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, उसको अवशोषित करना, उसे को क्या करना, अवशोषित करना, ऑब्जर्व करना। और तीसरा काम, जो क्या वेस्टेज मटेरियल है, जो वेस्टेज मटेरियल है, इसको क्या करना है, रिमूव करना, या क्या है एग्जिट करना, या बाहर निकालना। तो रक्त नलिकाओं के 3 कार्य है, यानी ब्लड वेसल्स के 3 वर्क हैं। मेन क्या 3 काम है, 3 फंक्शन है इसके। नंबर 1 क्या है, इनमें क्या ब्लड फ्लो होता है, यानी रक्त को प्रवाह इन्हीं में होता है। नंबर 2 क्या है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, यानी पाचित भोजन का अवशोषण करना है। नंबर 3 इसका काम क्या है, जो वेस्टेज मटेरियल है उसको ब्लड से क्या है, एग्जिट करना या बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये तीनों चीजें सबसे पहले आप क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, रक्त नलिकाओं के अंदर लिख लें वीडियो को पॉज करके। कौन कौन सी, कि ब्लड को फ्लो करने में सहायक है, दूसरे नंबर में पाचित भोजन को अवशोषण करने में सहायक है, और नंबर 3 क्या है, जो वेस्टेज मटेरियल या अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से बाहर निकालने में सहायक है। ठीक है, लिखो इसको पॉज करके, जो तीनों पॉइंट है लिख लिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। मेनली क्या है, जो मुख्यतः अपने पास सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने वाले हम 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स, 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 आर्टरी, जिसे बोलते हैं धमनी। नंबर 2 वेन, जिसे बोला जाता है सिरा। नंबर 3 कैपिलरी, जिसे बोला जाता है केशिका। अब इन तीनों में क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो पहले समझ लें, सबसे पहला पॉइंट ये आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है, इसमें क्या है O2 जनित ब्लड, इसमें क्या है O2 जनित ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 जनित ब्लड, O2 जनित रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। क्या करता है, बहता है। क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। नंबर 1 ये बात लिखनी है। इसमें O2 जनित, इंग्लिश वालों को क्या लिखना है, जो क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है आर्टरीज में, बट इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी के बारे में कमिंग सून, अभी हम थोड़े समय बात करने वाले हैं, बाद इस दौरान हम हार्ट पढ़ रहे होंगे। तो इसका एक अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी क्या है इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें CO2 जनेटेड, यानी CO2 जनित ब्लड बहता है। कैसा ब्लड बहता है, कार्बोक्सीजनेटेड, जो कार्बोक्सीजनेटेड या हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिश्रित जो क्या है ब्लड है, इसके अंदर फ्लो करता है। ये किसका है, अपवाद है इस आर्टरी का। फिर से मैं बताता हूं, जो आर्टरी, जो धमनियां होती है, इनके अंदर क्या है, O2 जनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद है। उसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड न बह करके उसमें CO2 जनित ब्लड बहता है। तो नंबर पॉइंट 1 ये हो चुका है। तो इसमें देखें अपने पास है, तो इसमें इसका वाइस वर्सा है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है, CO2 जनित ब्लड, CO2 जनित ब्लड बहता है इसके अंदर है, यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसके अंदर बहता है। और परंतु इसका भी क्या एक अपवाद है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन,
तो अब इसको क्या है, आप लोग इसके साथ साथ ही साथ इसको नोट करते हैं, पहले समझ लें बाद नोट कर लेना एक साथ है, समझ तो आपको आ जाएगा, तो उसके बाद आप ये इसको थ्योरेटिकल बना सकते हैं अपने आप। तो वेन क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जनित ब्लड बहता है, ऑल वेन्स में क्या कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है CO2 जनित ब्लड बहता है, परंतु उसका अपवाद है जिसमें क्या है पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सिरा, उसमें कैसा ब्लड बहता है, उसमें O2 जनित बहता है, इसमें क्या है ऑक्सीजन वाला बहता है। और जो ये ना जो हम पल्मोनरी नाम ले रहे हैं ये अपने पास हार्ट और लंग्स के बीच में कनेक्शन कनेक्ट करती है। तो पल्मोनरी हम वहां भी पढ़ेंगे कि पल्मोनरी क्या, पल्मोनरी वर्ड जहां भी आए तो वो क्या होगा, हार्ट और लंग्स यानी हृदय और फेफड़ों के बीच में कनेक्शन स्थापित करने का जो काम करती है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन करती है। पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी वहां पर है, ये काम करती है। तो इनका काम क्या है हमारे पास इसी ये है, उसको नहीं लाएंगे, चीज ये अलग है। इसके अंदर हमारे पास दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यहां पर दूसरा पॉइंट अगर ये देखेंगे इसके अंदर हमारे पास, तो ये गहराई में पाई जाती है, डीप में पाई जाती है, ये क्या गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। और इनका क्या है हमारे पास है, मोटी होती है, कैसी होती है, साइज में कैसी होती है, मोटी होती है, मोटाई, मोटापन भी बताऊंगा। गहराई में पाई जाती है और क्या ये मोटी होती है, और इनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, जो हाई क्या है, हाई ब्लड का हाई प्रेशर होता है, ब्लड का क्या होता है, ब्लड का हाई प्रेशर होता है, HIGH हाई प्रेशर होता है इसके अंदर। अब देखो क्या है, ये जो अपने पास स्किन है, ये जो चमड़ी दिख रही है आप लोगों को, इसमें क्या है, ये बाहर आपको नीली नीली दिखाई दे रही है तो वेन है, ये क्या सिरा होती है अपनी बॉडी में। जो कुछ ज्यादा गोरे लोग हैं तो वह यहां से देखेंगे तो आपको उनको नीली नीली सी नजर आएगी, जिनमें क्या मांस भी कम हो थोड़ा, यानी स्किन पे ये थोड़ा ये क्या मोटापन भी कम हो, और जो गोरे लोग होते हैं उनके क्या नीला नीला से दिखाई देता है, वो तो थी वेन। तो इसके अंदर जो गहराई जो अंदर गहरे के अंदर ये क्या है, जो आर्टरीज है अंदर गहराई में पाई जाती है, सरफेस के ऊपर नहीं पाई जाती। तो जब कोई चीज अधिक गहरे में होगी तो गहराई में क्या होता है, उस पर दाब ज्यादा पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या वो मोटी होती है। मोटी दो चीजें होती है भाई, ये है नॉर्मल साइज, ये क्या नॉर्मल साइज, मोटाई इसे बोलते हैं, जो है ना इसके अंदर वाला जो इसके ये चक्कर बना हुआ गोल वाला, इसे बोलते हैं। किसी में ये ज्यादा मोटा होता है तो किसी में कम मोटा होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोटाई अंदर वाली चीज को। अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो अपने पास क्या है, यहां बना रहा हूं मैं, ये रही अपने पास साइज, और इनके अंदर का क्या इंटरनल जो डायमीटर होता है इनका कम होता है, परंतु ये मोटी होती है। इंटरनल डायमीटर क्या होता है, कम होता है, ये इतनी मोटी है, देखो कितनी मोटी है, इतनी मोटी है। तो इसके अंदर मैं फिर से मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे, आपको पूरी बात क्या करना है, ये लिखना क्या है इसके अंदर, जो आर्टरीज है वो गहराई में पाई जाती है, गहराई में डीप में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या मोटी होती है, तो मोटी क्या है, ये मोटी होती है, और इनका आंतरिक व्यास, इंटरनल डायमीटर, आंतरिक व्यास इसे बोलते हैं, आंतरिक व्यास बोलते हैं इसे, ये छोटा जो नजर आ रहा है इसे बोलते हैं आंतरिक व्यास। इनका इंटरनल डायमीटर कम होता है, इनका क्या है, इंटरनल डायमीटर कम होता है, इनका इंटरनल डायमीटर क्या होता है, कम होता है, आंतरिक व्यास इनका क्या होता है, कम होता है। दिखाई दे रहा है सबको, दिखाई दे रहा है सबको, एक मिनट के लिए मैं देखता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है क्या, हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसका आंतरिक व्यास क्या होता है, ये देखो इसका आंतरिक व्यास क्या है, यहां पर है आंतरिक व्यास कम होता है, और वैसे क्या होती है, मोटी होती है। तो अगर देखो कोई डायमीटर कम होगा, किसी पतली सी जगह में से, कम डायमीटर में से अगर पानी भी गुजारे, पतली पाइप में से पानी गुजारते तो हाई प्रेशर से जाता है, ठीक है। पानी चल रहा है नॉर्मल पाइप में, आगे से हम उसको दबा देते हैं तो उसको थोड़ा कम करते हैं उसका डायमीटर, तो क्या होता है, तेजी से पानी निकलना शुरू होता है ना। तो इसी क्या है, इंटरनल डायमीटर के कम होने की वजह से, आंतरिक व्यास में कम होने की वजह से इसमें हाई प्रेशर होता है, इनमें क्या उच्च दाब होता है, क्या होता है, उच्च दाब होता है। और ये क्या है, इसकी वाइस वर्सा है, ये किस पे, सरफेस पे, पृष्ठ पर पाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, पृष्ठ पर पाई जाती है, और मोटाई क्या है, कम होती है, कम मोटी होती है, और प्रेशर क्या है, लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। तो देखो क्या है, ये इस प्रकार से साइज तो सेम ही लेंगे अपने पास, साइज तो सेम ही लेंगे, ये देखो अपने पास ये इसका साइज सेम आ गया, ठीक है। परंतु इसका इंटरनल डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, इंटरनल डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है, आंतरिक व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये देखो यहां से क्या है, कम मोटी है, ये मोटी क्या है, कम, ठीक है, और अंदर का व्यास क्या है, ज्यादा। तो ये थोड़ी खुली पाइप है, तो इसमें से गुजरेगी तो अपने आप प्रेशर क्या होगा, लो होगा,
अपने आप प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो जो वेन होती है ये कहां पाई जाती है, सरफेस पे। जो ऊपर जो नीली नीली दिखाई देती है हमें इस प्रकार से, वो क्या होती है, वेन होती है। ये किस पे पाई जाती है, सरफेस पे पाई जाती है। नंबर 2, इनकी मोटाई कम होती है, तो ये क्या इस प्रकार से इनका जो बाहर से मोटाई होती है वो कम होती है। और प्रेशर लो होता है, इनमें क्या है, लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि इनका इंटरनल डायमीटर, आंतरिक व्यास जो है, आंतरिक व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। किसके, धमनी के कंपैरिजन में, या धमनी के हमारे पास अगर इसके समक्ष देखें तो इसका आंतरिक व्यास ज्यादा होता है, इसलिए प्रेशर कम होता है इसके अंदर। ये इसके क्या है, डायग्राम बना करके इस प्रकार से देख लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं इसके अंदर इंजेक्शन, जो इंजेक्शन पुट किया जाता है, 1-2 इंजेक्शन को छोड़ करके ऑलमोस्ट जो ज्यादातर इंजेक्शन होते हैं वो पुट किए जाते हैं किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। किसके अंदर पुट किए जाते हैं, आर्टरी के अंदर। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। ज्यादातर जो इंजेक्शंस होते हैं 1-2 को छोड़ करके जो पुट किए जाते हैं वेन के अंदर, सिरा के अंदर। देखो पसीना आ रखा है, गर्मी में कुछ दिमाग कम चलने लग जाता है, क्योंकि अगर मैं इस पंखे को चलाऊंगा ना, एसी वैसे तो है नहीं भी, ऊपर साइलेंट पीस जगह पर बना रखा है कहीं ना कहीं, एसी वैसे तो है नहीं, तो ये कि पंखा चलाऊंगा तो कुछ वीडियोस में आपको घर घर टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वो इसके कारण है। तो ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, गर्मी के अंदर दिमाग और चौंक जाता है, तो ये क्या आर्टरीज है, वेन की जगह आर्टरी बोलता हूँ, परंतु मैं उसको सही करवा देता हूँ बाद में। ठीक है, तो होचपोच होने का कारण ये मैं बता देता हूँ आपको, पहले साफ और स्पष्ट कहना, सुखी रहना। तो क्या जो इंजेक्शन लगाया जाता है, 1-2 इंजेक्शन को छोड़ के अधिकतर इंजेक्शन किस में लगाते हैं, वेन में लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों जी, क्यों लगाए जाते हैं वेन में? देखो जी, एक तो होता है इनका प्रेशर लो। चलो प्रेशर लो को छोड़ो, सबसे पहले ये तो सरफेस पे पाई जाती है, इनको ढूंढना आसान होता है। भाई गहराई में पड़ी चीज को ढूंढना आसान है, या जो बाहर पड़ी, जो सरफेस पे पड़ी है उसको ढूंढना आसान है, सरफेस पे, इसीलिए कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, इनमें लो प्रेशर होता है जी। लो प्रेशर से क्या फायदा, जब सुई लगा करके जब हम बाहर निकालेंगे ना, तो जो ब्लड आएगा ना, तो अगर हाई प्रेशर है तो उस ब्लड को रोक पाना, वो बाहर बहुत तेजी से आएगा और एक इस प्रकार से क्या, लंबी धारा में आएगा। ठीक है, पूरी पूरी एक वेव में इस प्रकार से आएगा, तो उसको रोकना मुश्किल होगा। परंतु इसमें लो प्रेशर है, तो इसमें क्या होगा, लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, इनको आसानी से क्या है, इसका ब्लड रुक जाएगा और ज्यादा प्रेशर से बाहर नहीं आएगा। तीसरा नंबर कारण क्या है, जब इनका देखो मोटाई कम है, इनकी मोटाई कम है, तो जो सुई लगाई जाती है डॉक्टर के द्वारा, वो एक छोटे साइज की सुई से काम चल जाएगा और उसको क्या है, आसानी से। इसके लिए क्या है, मोटाई ज्यादा है तो ज्यादा मोटी सुई लगानी पड़ेगी और लंबी सुई लगानी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, इंजेक्शन, अधिकतर इंजेक्शन, मैंने बोला अधिकतर इंजेक्शन, 2-4 इंजेक्शन होते होंगे ऐसे भी जो क्या है, आर्टरीज में ही लगते हैं, पर तो अधिकतर इंजेक्शन किस में लगते हैं, वेन के अंदर लगते हैं। ज्यादातर इंजेक्शन किस में लगता है, सिराओं में लगते हैं। अब अपने पास आ जाओ, कैपिलरी क्या है। कैपिलरी भाई सबसे पहले देखा जाए तो नंबर 1 इसका फंक्शन, इसका काम है, इसका काम क्या है, आर्टरी, आर्टरी एंड वेन, यानी धमनी और सिरा को जोड़ना है, आर्टरी और वेन को जोड़ना है। इसका मेन काम क्या है, आर्टरी और वेन को क्या है, जोड़ना है। तो इस प्रकार से देखो क्या है, ये अपने पास एक आर्टरी है, ठीक है, और इधर एक वेन है, यानी एक इधर वाली ये धमनी है, ये अपने पास धमनी और ये अपने पास सिरा। तो इनको एक दूसरे को, धमनी और सिरा को जोड़ने का जो काम करती है वो करती है कैपिलरी। कैपिलरी करती है, उसको काम क्या करती है, कैसे करती है, कैपिलरी। नंबर 1 कैपिलरीज का काम है आर्टरी और वेन्स को क्या है, कनेक्ट करने का। नंबर 2, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है इनकी, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल, मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है अर्धपरागम्य झिल्ली। अब ये अर्धपरागम्य झिल्ली को साइड में नोट में लिख लेना, क्या होती है अर्धपरागम्य, मैं बता देता हूं। अर्धपरागम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है, वो क्या है, इनमें से इस प्रकार की झिल्ली जिसमें से कुछ पदार्थ क्या है, आर पार हो सके, कुछ पदार्थ अंदर एंट्री मार सके और कुछ पदार्थ अंदर से बाहर जा सके। जो छोटे छोटे ब्लड के अंदर या हमारे पास जो भोजन से हमने ऊर्जा ली है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स है और एमिनो एसिड, इनमें से क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं
वो क्या कर सकते हैं, इन कैपिलरीज या इन मेम्ब्रेन से क्या है अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं आसानी से। यानी जिस झिल्ली में से, कहने का मतलब यानी जिस झिल्ली में से छोटे कण व कुछ छोटे व चुनिंदा कण या पदार्थ क्या है अंदर और बाहर आ जा सके उसे बोलते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली, उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसकी वजह से क्या है, इसमें देखो जो हमने बात की थी ना अवशोषण की, तो ग्लूकोज हमने बात की थी, ग्लूकोज के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो वो क्या है अब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो वो इन्हीं के द्वारा भी तो होते हैं। लिम्फोसाइट नाम लिया था, इस जैसी चीज बाहर निकल करके आती है तो वो भी किससे आती है, कैपिलरी से आती है, केसिका से आती है। और इसके अंदर अगर हम पॉइंट देखें तो हमारे पास ये किसमें सहायक है, ये डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में, ये क्या है अब्जॉर्प्शन एंड हमारे पास क्या है रिलीज करने में, वेस्ट क्या अब्जॉर्प्शन करने में और रिलीज करने में, वेस्टेज मटेरियल को, WM वेस्टेज मटेरियल को रिलीज करने में और भोजन को अब्जॉर्प्शन करने में भी ये क्या है साइकफुल है, कैपिलरीज क्या है साइकफुल होती है। तो फिर से बताता हूं, ब्लड वेसल्स मेनली रक्त नलिकाएं तीन प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। आर्टरी के अंदर हमने देखा इसमें ऑक्सीजन जनित ब्लड फ्लो करता है, अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें क्या है CO2 जनित ब्लड फ्लो करता है, इसमें CO2 होता है, अपवाद है पल्मोनरी वेन जिसमें O2 जनित होता है। इसके अंदर हमने देखा कि ये गहराई में पाई जाती है, डीप में पाई जाती है, ये मोटी होती है, इसकी वजह से में क्या ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इसमें एक चीज और ले लेना है, इसका इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर इज स्मॉल, इंटरनल डायमीटर इज स्मॉल, इंटरनल डायमीटर आंतरिक व्यास छोटा होता है इसलिए क्या है हाई प्रेशर होता है, इसका आंतरिक व्यास बड़ा होता है इसलिए क्या होता है लो प्रेशर होता है। पृष्ठ पर पाई जाती है, कम मोटी होती है, इंजेक्शन इसी में लगता है क्योंकि आसानी से ढूंढी जा सकती है, प्रेशर लो होता है, ब्लड को कंट्रोल करना आसान है और इसके लिए छोटी पतली सुई की जरूरत पड़ती है और दर्द भी कम होता है। कैपिलरी इसका काम क्या है, आर्टरी और वेन को जोड़ना है, वो इस प्रकार से धमनी और सिरा को जोड़ने का काम करती है। ये क्या एक सेमी परमिएबल अर्धपरागम्य झिल्ली है जिससे कुछ पदार्थ या कुछ कण क्या चुनिंदा कण पदार्थ छोटे क्या है अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। और कैपिलरी जो क्या अब्जॉर्प्शन यानी ये क्या अवशोषण और वेस्टेज मटेरियल को रिलीज करने के काम आती है। इतने पॉइंट नोट कीजिए इसके अंदर क्या अपने पास ब्लड वेसल्स के अंदर है, ठीक है, इसे फटाफट नोट कर लें।